बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली बुक्स में पढ़ने में सारा नहीं आ पाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के सारे थ्योरीज मॉडल्स, ठीक है, कैरोल्स पिरामिड स्टेक होल्डर थ्योरी, अलग अलग जो एथिकल थ्योरीज है वो भी हम कवर करने वाले हैं। स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट में। सारे प्रिंसिपल्स कैडबरी से लेके सारे कोटक कमिटीज तक हम कवर करने वाले हैं। फ्रेमवर्क्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटीज कितनी होती है, किसमें कितने डायरेक्टर चाहिए, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस एथिक्स क्या है। ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स टू बिजनेस डिसीजंस, कंडक्ट एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। डिस्टिंग्विशिंग राइट विच रॉन्ग इज कमर्शियल इन कमर्शियल बिहेवियर। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, बट इट इज ए मोरल प्रिंसिपल कि बीइंग एन अ बिजनेस आपको अपने बिजनेस डिसीजंस और जो बिजनेस के कंडक्ट है, स्टेक होल्डर के साथ जो रिलेशनशिप है, उनको एक अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है। क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। तो दिस इज बिजनेस एथिक्स विच टॉक्स अबाउट। ठीक है, ये होता क्या है, इट इज नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्म्स बेस्ड होता है, वैल्यू ड्रिवन होता है, डायनेमिक एंड रिलेटिव होता है। ठीक है, अलग अलग कल्चर इंडस्ट्री इन सबसे वेरी करता है वो। इसका स्कोप अगर हम देखें तो एचआरएम, मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, आईटी, इन्वायरमेंटल एथिक्स सब में इसका यूज किया जाता है। एथिक्स इज समथिंग मोरलिटी कि ये सही है तो हमको इनको गलत काम क्यों करना है। सो इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट, ब्रांड रेपुटेशन। ठीक है, कट्स लिजिटेशन रिस्क एंड एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी वजह से कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये कंपनी कुछ गलत नहीं करेगी फॉर द कस्टमर्स। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव टू लर्न दिस इज टू अलाइन प्रॉफिट मोटिव विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेक होल्डर वेलफेयर। सो हम पहले मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज एथिक्स, मॉरलिटी एंड लॉ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है, बाइफर्केशन में आ जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो नेट के हिसाब से इसमें दे रखा है एथिक्स इज अ ब्रॉडर देन लॉ। ठीक है, एन एक्ट कैन बी लीगल बट अनएथिकल। ठीक है, तो अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस, अगर हमको एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस की बहुत सारे ऐसी चीजें बताई गई है जो लीगल है बट अनएथिकल हो सकता है बिकॉज वी आर अवॉइडिंग द टैक्स, तो दैट इज अनएथिकल। ओके, सो इनका मीनिंग और डिफरेंस समझ लीजिए। एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल और सोशल प्रिंसिपल के सोर्सेज से उनको पता चलता है हमें, बट मॉरलिटी जो है वो पर्सनल बिलीव्स एंड कॉन्साइंस से आती है। जो हमारी पर्सनल बिलीव्स, हमारे पर्सनल नॉलेज है, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो मॉरलिटी वहां से आती है। ठीक है, लॉ क्या होता है, स्टेट एनेक्टेड रूल्स एंड स्टैच्यू, ये एक तरीके से मैंडेट चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है। एथिक्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, अगर आप एक प्रोफेशनल है, यू इफ यू आर एन सीए, तो यू शुड हैव फॉलो दीज थिंग्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये एथिक्स बात करता है। मोरलिटी पर्सनैलिटी पे बात करती है, आपकी पर्सनल बिलीव्स कि हाँ मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं नहीं करता हूँ, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो इनमें डिफरेंस समझना, डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है मेजरली। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मॉडरेट होते हैं, इवॉल्व्स विद कॉन्टेक्स्ट, और ये हाईली पर्सनल एंड इंडिविजुअल होते हैं, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये रिजिड होता है। ओके, ये लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, अगर इसके सो वायलेशन में ये होता है कि लॉस ऑफ रेपुटेशन, ट्रस्ट, गिल्ट, सोशल डिसअप्रूवल। अगर आप मोरलिटी में ये बात करते हैं कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो जिससे आपको गिल्ट हो रहा है, ठीक है, वो अनएथिकल तो नहीं था, लॉ के अगेंस्ट भी नहीं था, बट स्टिल आपने कुछ पर्सनल बिलीव्स के अगेंस्ट जाके आपने कुछ काम किया, तो इट विल जज योर मॉरलिटी। तो इनका डिफरेंस समझना। नाउ विल सी एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। रिकॉग्नाइज द इशू, हमने एक इशू देखा, स्पॉट द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एथिक्स के बीच में, तो वो हमने देखा। फिर गैदर फैक्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स, हु इज अफेक्टेड एंड हाउ। अब हम देखेंगे जो अनएथिकल एक्ट हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो एथिकल नहीं है, उसमें कौन कौन चीजें, क्या क्या चीजें हैं उससे रिलेटेड, फैक्ट्स इकट्ठे किए, और स्टेक होल्डर्स किस किस को इफेक्ट हो रहा है उससे। फिर हम अलग अलग इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एथिकल एक टेस्ट या थ्योरी लगाते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीजें, थ्योरीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटेरियन, राइट थ्योरी, जस्टिस थ्योरी, तो वो सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं, उसमें से जो बेस्ट हमें लगती है वो अप्लाई करते हैं, एंड देन फिर डिसाइड करते हैं, एक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोसेस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स एन एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये याद रखना, इसके स्टेप ऐसे ही, रिकॉग्नाइज, गैदर, इवेल्युएट, अप्लाई, टेस्ट एंड डिसाइड, रिव्यू। क्योंकि करंट सीक्वेंस में ही करेक्ट सीक्वेंस यूजुअली पूछा जाता है नेट में। एथिकल डेलिमास होते हैं, ये याद रखना। डेलिमा मतलब कि असमंजस में पड़ जाना, ये चूज करूं या फिर ये। ठीक है, सो इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके लिए कुछ एथिक्स इंडिविजुअलिटी के अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स अलग होते हैं, तो उनमें क्या चूज करना, तो इसे
ये एक डिलेमा रहता है, राइट वर्सेस राइट। आपको दो चीजों में से कुछ एक चूज करना है, दोनों ही सही है बट आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो व्हाट टू चूज। ओके, शॉर्ट टर्म पे काम करें या लॉन्ग टर्म पे, सेल्फ वर्सेस अदर, तो ये डिलेमास है जो एथिक्स में रहते हैं। रिजोल्यूशन टेस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट कहाँ हो रहा है, रूल बेस्ड चलना होता है, वर्च्यू टेस्ट होता है, फ्रंट पेज पब्लिसिटी टेस्ट, तो ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम वापस एथिक्स में घुस सकते हैं। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट की बात करते हैं अगर, तो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं गाइडिंग वैल्यूज, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रेस्पेक्ट, ये आंसर करते हैं वाई। एस्पायरेशनल फिलोसफी काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एंड मिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, ये याद रखना, बट कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एनफोर्सेबल होता है कि एवरीवन हैव टू फॉलो दिस, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, रूल्स एंड बिहेवियर जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि हैरेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डेटा का ब्रीचमेंट यूज, ये सब चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। अब सीएसआर की अगर हम बात करते हैं, सीएसआर क्या है, वॉलेंट्री इंटीग्रेशन होता है सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न का बिजनेस ऑपरेशन में। हम वॉलेंट्री बोल तो रहे हैं बट कभी कभी जाके वो लीगल मैंडेट भी बन जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कैसे शुरू हुआ। एक चैरिटी का एरा चल रहा था पहले, जिसे एडॉक फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते थे, कि जिसने अपने तरफ से दान दिया। ठीक है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिर गांधीयन मॉडल आया ट्रस्टशिप का, ये सारे हम कवर करेंगे। ट्रस्टशिप मॉडल, नाम याद करते जाओ। ट्रस्टशिप जो मॉडल था वो गांधीयन मॉडल का आया था। फिर स्टेक होल्डर मॉडल आया था, जिसमें हर स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए बात की गई थी कि आपकी कंपनी से जितने लोग जुड़े हैं, कस्टमर्स है, आपके एम्प्लॉयज है, प्लस शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, सबके स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी यू शुड टेक, तो दिस इज ऑल्सो एन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बात आ गई थी लीगल मैंडेट की। फिर सेक्शन 135 में 2% ऑफ प्रॉफिट स्पेंड का लीगल मैंडेट आ गया था कि आपको 2% अपनी सीएसआर में लगाना ही लगाना है। और ये सारी चीजें किससे इंटीग्रेट की गई थी, ईएसजी से। ठीक है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड, ठीक है, ईएसजी स्ट्रेटेजिक सीएसआर की बात करता है। स्ट्रेटेजिक सीएसआर की जब हम बात करते हैं तो ये सारी स्ट्रेटेजीज के साथ ही आपको ये फॉलो करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज याद रखना कि सेक्शन 135 में मैंडेट क्या हुआ था, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स फॉर कंपनीज। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, अगर उन कंपनी का जो भी लास्ट 3 ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% देना है। बट कब देना है, अगर उस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है। ओके, सो ये दोनों चीज में से जो भी चीजें फुलफिल हो रही है, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, ये तीनों चीज में से जो भी चीज फुलफिल हो रही है, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से जो भी फुलफिल हो पाती है, उस कंपनी को मैंडेट हो जाता है कि आपको 2% आपका लगाना है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैरोल्स पिरामिड एंड स्टेक होल्डर थ्योरी, अच्छे से समझना। देखो कैरोल्स पिरामिड क्या बोलता है, इन्होंने एक पिरामिड दिया है कि कोई भी कंपनी है उनको ये चारों चीजें फुलफिल करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक, ये मेन उनका रहता है फाउंडेशन, कि हम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इकोनॉमिक तो होना ही चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको लीगल काम से ही कर रहे हैं, ओबे लॉज एंड रेगुलेशंस, ये भी मैंडेटरी हो जाता है। फिर एथिकल, फिर वो थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनको मेन फोकस ये भी होता है कि हम एथिक्स को फॉलो करें। व्हाट इज राइट एंड फेयर, मतलब जो सही है, जो फेयर है, अनफेयर ट्रीटमेंट ना करें हम कोई भी एम्प्लॉयज के साथ में, सोसाइटी के साथ में। तो फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते एक पिरामिड है जो शुरू नीचे से होता है बट नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। तो ये कैरोल्स पिरामिड का यही स्ट्रक्चर है, याद रखना, ELEP, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक होता है गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, आपको इस स्टेज से यहां तक पहुंचना होता है, तब एक बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छी कंपनी है। जैसे हम टाटा की बात करते हैं तो इट इज एन फिलेंथ्रोपिक बोल सकते हैं कंपनी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से CSR को भी फुलफिल कर रही है एंड बाकी पिरामिड में ऊपर सबसे टॉप पे पहुंच चुकी है। अब जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो बोलती है कि फर्म, ठीक है दोनों अलग अलग है, जो फर्म शुड बी अकाउंटेबल टू ऑल द पार्टीज अफेक्टेड बाय हिज एक्शंस। मतलब कि कोई भी कंपनी अगर चल रही है तो उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग उनके एक्शन से अफेक्टेड है उन सबका ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड ओनर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फर्म, अफेक्टेड पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, पार्टीज, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये फ्री मैन की बात की गई है। इंटरनल में आ गए ये सब एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, ओनर्स, एक्सटर्नल में आ गए कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटीज। ठीक है, फ्रीड मैन है सोल ड्यूटी मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड वेल्थ। देखो फ्रीड मैन ने एक और थ्योरी दी थी, फ्रीड मैन ने, उन्होंने बोला था कि कोई भी कंपनी है उनका मेन
फोकस क्या होता है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो भी शेयर होल्डर मेरे साथ है, नॉट द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर जो है उनका वेल्थ बढ़ाना। तो अलग अलग एथिक्स की बात करते हैं अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू। अब एथिकल थ्योरीज पे हम पढ़ लेते हैं, 4 लेंसेज है मेनली, ठीक है। सबसे पहला बोलता है टेलियोलॉजिकल यूटिलिटेरियनिज्म पे बात कर लेते हैं हम, इसको बैंथम मैंने मिलने दिया है, इसको टेलियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं। मेन आइडिया होता है इनका कि आउटकम बेस्ड पे फोकस्ड रहता है, मतलब कि वो ये देखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे मेजोरिटी लोगों को फायदा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, जज एक्शन बाय आउटकम और एंड। मतलब कि अगर आपने किसी जमीन में पेड़ों को कटवाया है तो उसको कटवाने के बाद में अगर अगर 10 लोगों का नुकसान हुआ है तो अगर 1000 लोगों का फायदा हो रहा है तो दे फोकस ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कि अगर 10 का नुकसान हो गया 1000 को फायदा हो रहा है तो वो उसको एक बोलेंगे कि ये एथिक्स का काम कर रहे हैं, हम एथिकल कर रहे हैं, अनएथिकल नहीं है। हमने देखा है ना बहुत सारी जगह से गवर्नमेंट है जो बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनको हटा दिया जाता है बिकॉज हम कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पे कोई पुल आ रहा है, कोई ब्रिज आ रहा है, कोई डैम बन रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो ग्रेटेस्ट गुड पे जाता है तो वो उसको एथिक्स में इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियज्म का मतलब होता है कितने लोगों को फायदा हो रहा है वो चीज देखी जाती है। मैक्सिमाइज नेट हैप्पीनेस, मिनिमाइज हार्म, ठीक है, हार्म को कम से कम लोगों को हार्म होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस होनी चाहिए, मेन क्राइटेरिया इनका रहता है। अब डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है, उसको कांटियन एथिक्स भी बोलते हैं, जो इमैनुअल कांट ने दी है, ठीक है, याद रखना। ये क्या करते हैं, जजेस एक्शन बाय ड्यूटी रूल्स नॉट आउटकम्स, वो ये देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो भी हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो भी हमारे रूल्स है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने वो फॉलो नहीं किया तो हम अनएथिकल है, बट अगर हम इफ वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, हमारे में ड्यूरेशन में हमने पूरा काम किया, 8 घंटे की ड्यूटी पूरी निभाई, उसके रूल्स के साथ काम किया, फिर आउटकम अगर नहीं भी आ रहा है तो हम उसको अनएथिकल नहीं बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ट्रीट पीपल एज एंड्स नेवर मियरली एज मीन्स, ठीक है, ये क्राइटेरिया याद रखना। अब राइट्स थ्योरी है, इन्होंने दी थी व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉकियन रॉल्स ने दी थी राइट्स थ्योरी, ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, जस्टिस इक्वल्स टू फेयरनेस। इनका है कि फंडामेंटल जो भी राइट्स मेंशन्ड है उनको प्रोटेक्ट रखना है, आउटकम उसका क्या आ रहा है वो हमें नहीं देखना। कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स में चीजें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये करने से आउटकम पे इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, बट दे डू नॉट फोकस ऑन दैट, दे आर डूइंग व्हाट फंडामेंटली इज राइट, ठीक है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब वी आर इग्नोरिंग द आउटकम, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्दा लग गया है आउटकम पे, इग्नोर कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे मेन फोकस रहता है इनका, ठीक है। वर्च्यू एथिक्स एरिस्टोटल ने दी थी, इनका होता है फोकस ऑन कैरेक्टर एंड वर्च्यूज, ऑनेस्टी, करेज, टेम्परेंस, मतलब आप किस कैरेक्टर के किस सोच के साथ कुछ काम कर रहे हैं। व्हाट वुड ए वर्चुअस पर्सन डू, मतलब एक अगर आप अच्छे इंसान है तो आपको करना क्या क्या चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको करेज के साथ काम करना है, आपको लो टेम्परामेंट रखना है, गुस्सा नहीं करना है। तो दीज आर द थिंग्स विच दे टॉक्स अबाउट वर्च्यू एथिक्स पे बारे में, ठीक है। ये अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। अब एक रिलेटिविज्म होती है थ्योरी, जज बाय कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि आपका मेन कल्चर और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, जिस कॉन्टेक्स्ट जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज राइट वो बात करते हैं, ठीक है। मोरलिटी आपका चेक होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। व्हेन इन रोम डू एज द रोमांस डू, ठीक है, जो भी रोम में रहते हैं वहां पे जो लोग जैसे कर रहे हैं वो फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूं, मेरे इंडियन के अकॉर्डिंग ये एथिक्स की लिस्ट है तो आई विल डू दीज थिंग्स, नो। रिलेटिव वाले बोलते हैं जहां रह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एथिकल फॉलो करो। तो इनको शॉर्ट में समझ लीजिए, थियोलॉजिकल जो होती है जज बाय द एंड, ठीक है, और डियोंटोलॉजिकल बाय ड्यूटी, वर्च्यू का होता है जज बाय कैरेक्टर जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ये सब, रिलेटिविज्म होता है जज बाय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एक बार ये भी समझ लिए, ईएसजी की हम बात कर रहे थे, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस होता है, फ्रेमवर्क फॉर एथिकल इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ये एक तरीके से मैंडेटरी बनाया गया फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए, जो भी सेबी बीएसएसआर में है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए, क्या चीज, ईएसजी को फॉलो करना, फ्रेमवर्क को, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में क्या बात की गई है, ब्रुकलिन ने मिली थी, मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, तो इस पे तो फोकस करना ही है आपको, ट्रिपल बॉटम लाइन पे आपको फोकस करना ही है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ठीक है। एआई एथिक्स क्या बात करता है, कंसर्न्स, जो भी आप एल्गोरिथम्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये सारी चीजें आपको फोकस करके ही एआई का यूज करना है, ओके। आप एआई का
मिसयूज नहीं कर सकते। डिजिटल एथिक्स ये बोलता है जो भी आप डेटा किसी का कंपनी का उठा भी रहे हैं, किसी कस्टमर्स का ले रहे हैं, तो उसका साथ में आप कभी भी मिसयूज ना करें, तो दैट इज डिजिटल एथिक्स। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। वैसे हमने प्लेलिस्ट में सारे यूनिट को भी कवर कर रखा है, दिस इज द मेजर टॉपिक, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से पीपीटी बनाई है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स के हाई वेटेज रिकैप कर लीजिए। कैरोल्स पिरामिड ऑर्डर ये है, लीगल, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड सीक्वेंस है। फ्रीडमैन वर्सेस फ्रीमैन समझ लीजिए। देखो, शेयर होल्डर थ्योरी जो है, सोल प्रॉफिट ड्यूटी है जो फ्रीडमैन ने दी है। शेयर होल्डर थ्योरी वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका काम है शेयर होल्डर के प्रॉफिट को बढ़ाना, बट स्टेक होल्डर थ्योरी जो फ्री मैन ने दी है वो बोलते हैं बैलेंस ऑल ग्रुप। ठीक है, जितने भी उसके अंदर इफेक्टिव है। कांट्स की कैटेगरियल इंपेरेटिव है, ट्रीट पीपल एज एंड्स नेवर मियरली एज मीन्स। ठीक है, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग आपको कितना किस कंपनीज को 2% CSR देना पड़ता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दे हैव टू गिव 2% CSR। कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है कि लीगल बट अनएथिकल, तो यस इट इज ट्रू, एथिक्स इज ब्रॉडर देन लॉ। ठीक है, क्योंकि एथिक्स को फॉलो करने में लॉ से भी आगे जाके हमें फॉलो करना पड़ता है, स्कोप। ठीक है, यूटिलिटरिज्म फ्लो हमें पता है, मैक्सिमाइज ओवरऑल गुड बट कैन इग्नोर माइनॉरिटी राइट्स। तो ये बेसिक हमने बिजनेस एथिक्स में पढ़ा। अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या फोकस्ड होता है, द सिस्टम ऑफ रूल्स, practices and processes by which a company is directed and controlled, balancing the interest of all stakeholders। बात सारे स्टेक होल्डर्स की हो रही है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसमें सारे रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस मेंशन्ड होते हैं, जिससे कंपनी अपनी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, डायरेक्शंस दे रही है सारे स्टेक होल्डर्स को। कुल मिला के आप अपनी कंपनी को कैसे चला रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द प्रैक्टिसेस, रूल्स, वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती है। तो इट शुड बी एन पॉजिटिव साइड, इट शुड बी एथिकल एज वेल। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, टार्फ बोलते हैं, इनको याद रखना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर कंपनी में, जो भी आप काम कर रहे हैं दैट शुड बी विजिबल टू योर कस्टमर्स, शुड बी विजिबल, शुड बी ट्रांसपेरेंट इनफ फॉर योर एम्प्लॉइज, फॉर योर शेयर होल्डर्स। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स है जिसको टास्क के नाम से जाना जाता है, दैट शुड बी देयर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव इनका यही होता है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट रखना, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस ट्रीटमेंट देना सारे स्टेक होल्डर्स को। जितने भी हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े थे कंपनी के होते हैं वो सारे को एक इक्वल अकाउंटेबिलिटी, फेयर ट्रीटमेंट देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है हमारी कंपनी में तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ठीक है, फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन रहता है अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो मेन फोकस इसमें यह रहता है कि ऑनर एक अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होती है। ऑनर अपने हिसाब से कंपनी चला रहा है बट दे हैव टू फोकस ऑन मैनेजर्स एज वेल, शेयर होल्डर्स एज वेल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजेंसी प्रॉब्लम आती है, जहां पे इंडिविजुअल गोल्स, ऑनर गोल्स एंड मैनेजमेंट के गोल्स को एक तरीके से प्रॉब्लम आती है कि किस पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो दिस इज एन एजेंसी प्रॉब्लम जो हम आगे पढ़ेंगे। इसको रिड्यूस करने के लिए ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलाया जाता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड कमिटीज। इसका एक क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में आ रखा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, रोल क्या होता है, फुल टाइम मैनेजमेंट रहता है, एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल है फुल टाइम मैनेजमेंट, एमडी और डब्ल्यूटी का रोल रहता है। डायरेक्टली रन्स ऑपरेशंस पे फोकस रहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट, सैलरी प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है वो। ठीक है, एटलीस्ट एक हर कंपनी में होना चाहिए, मैंडेट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो पार्ट टाइम और एडवाइजरी होता है, वो बाहर की एक्सपर्टाइज अपने कंपनी में डालता है वो। ठीक है, इसके एक सिटिंग फीस और कमीशन फी होती है, मतलब उसको बुलाया हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, ज्ञान लिया, सजेशंस लिया एंड देन उनको फीस दी। ठीक है, रिकमेंडेड फॉर बैलेंस, जहां भी हमें प्रॉब्लम आ रही है वहां पे हम उसको रिकमेंड करने के लिए, मतलब बैलेंस बनाने के लिए उनको लेके आ जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, ये भी पार्ट टाइम होते हैं, कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता। ये वर्ड ध्यान रखना की हाईलाइटेड है, वो फुल टाइम है, ये पार्ट टाइम है और ये नो मटेरियल पिक्यूनरी में आता है। तो इनको पार्ट टाइम और इनको पार्ट टाइम दोनों दे रखा है, बट जहां पे मटेरियल नो मटेरियल पिक्यूनरी आ जाए मतलब समझ लेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पार्ट टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव, फुल टाइम, एग्जीक्यूटिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव ओवरसाइट होता है ना, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कुल मिला के जिन ऑब्जेक्टिव्स पे आपने फोकस नहीं किया है उन वाली चीजों को ये उठाते हैं, मुद्दों को। ठीक है, इनको भी सिटिंग फीस मिलती है, कोई स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलता है और ये सेक्शन 149 के थ्रू मैंडेट कर दिया गया है। ठीक है,
अब की बोर्ड कमिटीज में क्या होता है, ऑडिट कमेटी बैठती है सेक्शन 177 के तहत, और सीएसआर कमेटी बैठती है, सीएसआर पॉलिसी है सेक्शन 135 के तहत। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना दिया है कि टॉप 1000 लिस्टेड जो भी कंपनीज है उनको ये अप्लाई करना जरूरी है। एंड नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन के तहत सेक्शन 178 में बोला डायरेक्टर की जो पे की पॉलिसीज है, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन को कितना मिलना चाहिए, वो सेक्शन 178 में मेंशन है। तो कभी मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट और ये जो सेबी का एलओडीआर मतलब कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या बातें कर रहे हैं दोनों। कंपनीज एक्ट के कुछ कुछ मेजर सेक्शंस है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 145 जो है 149 वो इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर्स की बात करता है, कितना होना चाहिए। 135 सीएसआर मैंडेट की बात करता है, मतलब उसके अंदर क्लोजर में लिखा हुआ है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 177 ऑडिट कमेटी, और ये हमने पढ़ लिया। 178 में आता है नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, और 134 138 आता है आपके बोर्ड्स रिपोर्ट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कैसे होना चाहिए। देखो इनमें सेक्शन नंबर और प्रोविजन का मैच क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एमसीक्यू है। ऑल्सो जो हमने ट्राफ्ट पढ़ा था उसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सेबी क्या बोल रहा है, लिस्ट फुल फॉर्म याद रखना, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, बोर्ड कंपोजिशन रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स है वो बताए जाते हैं। और बीआरएसआर क्या है, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। टॉप लिस्टेड कंपनीज को उसको देना ही पड़ेगा, बीआरएसआर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और कोटक कमिटी ने रिफॉर्म किया था ये वाली जो चीज है, कोटक कमेटी ने रिफॉर्म की थी। और ओईसीडी प्रिंसिपल्स है जो शेयर होल्डर राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ये टार्फ से रिलेटेड ही है, ठीक है। समझ में आया। ओईसीडी प्रिंसिपल्स है आपके एलओडीआर के से रिलेटेड है, सेबी ने मेंशन किए हैं। वही टार्फ प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो हमने ये देखे हैं, ये वाले सेम वही चीज बात करते हैं, टार्फ वाले ओईसीडी से अलाइंड है, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं मेजर कमिटीज कौन सी है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सबसे पहले आपने पढ़ा नहीं है तो भी पढ़ के जाएगा, इससे क्वेश्चन एक घुमा फिरा के आता है। कैडबरी 1992 में आई थी कैडबरी कमेटी यूके में, इनका था फर्स्ट सीजी कोड, ये लेके आए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की थी कि जो भी बोर्ड है हमारा, उनके पास उनको एक अकाउंटेबल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सबसे पहला कोड यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, आपकी कंपनी में जो भी बैलेंस शीट है इन सबको अच्छे से रिपोर्ट करना, दिखाना, ठीक है। और केएम बिरला जो है कमिटी इंडिया की है वो, ठीक है। बिरला कमेटी, कुमार मंगलम कमेटी, हाँ इनको कुमार मंगलम कमेटी भी बोलते हैं, बिरला कमेटी, कुमार मंगलम कमेटी। क्लोज 49 में इन्होंने मेंशन कर रखा है इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर लिस्टेड कंपनीज। अब ये जो कुमार मंगलम कमेटी है ये क्लोज 49 में मेंशनड है, ठीक है। क्या मेंशन है उसमें, जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स होते हैं वो बताए गए, ठीक है, जो फॉलो करना जरूरी है। अब नरेश चंद्र 2002 में इंडिया के थ्रू ही इंडिया में ही मैंडेट किया था ऑडिटर्स कंपनी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये बात कर रहे थे कि ऑडिटर का कंपनी रिलेशनशिप और इंडिपेंडेंस कितना उसका कंपनी के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए और कितना उसको इंडिपेंडेंस है, ये नरेश चंद्र ने 2002 में बात की थी, ये भी इंडिया से ही बात की थी। और जो नारायण मूर्ति कमेटी बैठी थी, मतलब जो नारायण मूर्ति कमेटी है जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करते हैं, वो बात करते हैं रिफाइंड एंड स्ट्रेंथन। उन्होंने क्या किया था, क्लोज 49 जो था कुमार मंगलम कमेटी में आया था उसको और रिफाइन और स्ट्रेंथन किया था 2003 में, ठीक है। एक एक चीज याद रखना किसने क्या किया था। और जो कोटक कमेटी है जो अभी आई है जस्ट इंडिया में, स्प्लिट चेयरमैन एमडी मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इन्होंने बात की थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें और ऐड करने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है, जो माइनर ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला चेयरमैन और एमडी जो है इनको स्प्लिट करो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज्यादा लेके आओ, ठीक है। मेमोरी ट्रिक है, सबसे पहले कैडबरी आए, फिर उसके बाद में बिरला, फिर नरेश चंद्र, फिर उसके बाद में मूर्ति, नारायण मूर्ति एंड देन कोटक, ठीक है, याद रखना ऐसे। नाउ कुछ ये फ्रॉड के इश्यूज है जो हमारे एग्जाम से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके मीनिंग समझ लो। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन यूपीएसआई मतलब गवर्न्ड बाय सेबी पीटीआई रेगुलेशंस 2015। करप्शन क्या होता है, ब्राइबरी देना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां भी आपने एक तरह से किसी को ब्राइबरी दी है या कोई ऐसे चीजें काम की है जिससे फेयर डीलिंग में अंडरमाइन हो रहा है, फेयरली आपने किसी को डील नहीं दिया, किसी को धोखाधड़ी से, किसी को किसी और पैसे खा के आपने उसको डील दिया है, तो दैट इज करप्शन, ठीक है। फ्रॉड कर रहे हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, रेगुलेटर्स को, तो वो फ्रॉड, ये वाली भी चीजें नहीं करनी। अगर आप ये चारों चीजें कर रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट है, आपके ऊपर केस
किया जा सकता है। और क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावटी का अच्छा अकाउंटिंग बना रहे हैं बट अंदर से झूठा है, कुछ और दिक्कत है, ठीक है। अर्निंग्स की मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो दीज आर द मेजर 4 चीजें हैं जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेक करता है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। फ्रॉड टाइप्स का, ये फ्रॉड टाइप्स, ठीक है। अब हम इतना इसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारे पास इतना मेन जो चीजें आपको आनी ही चाहिए वो पढ़ लो। क्लॉज 49 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने ओरिजिन किया था, फर्स्ट सीजी नॉर्म्स था ये, ठीक है। कोटक कमेटी 2017 में इन्होंने बोला था चेयरमैन और एमडी रोल्स को स्प्लिट कर दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होनी, मतलब इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्वेश्चन आता है कि किसने रेज की थी ये, तो कोटक कमेटी ने। ऑडिट कमेटी जो है 177 फाइनेंशियल ओवरसाइट किया था इन्होंने। विशेष रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एंटरप्राइज रिस्क पे बात करते हैं। कॉमन मिक्सअप है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए बोला गया था नो मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद इन द कंपनी। इनका कोई वैसे रिलेशनशिप नहीं होता है कंपनी के बीच में, कंपनी के साथ, बट फिर भी एक तरीके से ये मतलब कुल मिला के जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैश इफेक्ट रिंग की बात की थी, जो हमने कुछ कुछ केसेस हुए थे पीछे उनके बारे में, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप पढ़ लेना। और ओईसीडी प्रिंसिपल्स है जो इंडिया कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर नॉर्म्स के साथ दोनों को कनेक्ट करती है। सो इतना ही है हमारा सिलेबस का आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स में। इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी